आज तक की टीम आपको लिए चलेगी आखिरी पोस्ट पर, उस आखिरी पोस्ट पर जो वाई जंक्शन के इस इलाके को ना सिर्फ उसकी रक्षा करती है, सरहद की सरबानी करती है, बल्कि ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगातार इन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। आज हम आपको आज तक की टीम लगातार उन इलाकों से दिखा रही है कि हमारी सेनाओं की कैसी तैयारियां रहती है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो हमेशा अपने आप को ऑपरेशनल रेडी रखती हैं। देवभूमि के लाल, मातृभूमि के रखवाले, दुश्मन से जिस इलाके में लड़े उनके हौसले पस्त कर डाले। आज तक की टीम आपको लेकर आई है इसी देवभूमि की उस इलाके में जो ना सिर्फ आपका आध्यात्मिक रूप से और या फिर आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप के साथ साथ वो हमारे स्ट्रेटेजिकली यानी हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तक की टीम आपको लिए चलेगी लीपू लेक, वाई जंक्शन के उस एरिया में जिसको सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। देवभूमि का वो इलाका जो ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, बल्कि ये वो भी इलाका है जहां पर सामरिक रूप से या स्ट्रेटेजिकली हमारी पोस्ट एक ऐसे इलाके में मौजूद है जिसको हम वाई जंक्शन कहते हैं। वाई जंक्शन वो इलाका जहां पर भारत, चीन और नेपाल की बॉर्डर्स मिलते हैं, यानी वो इलाका जिसको हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज हम आपको आज तक की टीम आपको लिए चलेगी आखिरी पोस्ट पर, उस आखिरी पोस्ट पर जो वाई जंक्शन के इस इलाके को ना सिर्फ उसकी रक्षा करती है, सरहद की सरबानी करती है, बल्कि ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगातार इन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो हम उस लास्ट हेलीपैड पर है जहाँ पर लगातार आप ये कह सकते हैं कि इस इलाके में कभी भी चुनौती अगर आए तो उसका सामना करने के लिए हमारे जवान यहाँ पर कैसे मौजूद रहेंगे ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे खुद यहाँ पर सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. गुप्ता सर, जिनके साथ आज हम पूरा दिन आज तक की टीम आज लगातार उन इलाकों में जाएगी, उस आखिरी पोस्टों में जाएगी जहां से ना सिर्फ हमारे जवानों का शौर्य हम आपको दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिरकार यहाँ चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी हैं। आज तक की टीम इस समय मौजूद है वाई जंक्शन के एरिया में, यानी वो एरिया जो भारत, चीन और नेपाल का बॉर्डर एरिया है। और ये वो एरिया है जहां से LAC भी होकर गुजरती है, यानी ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से है। और हम इस समय आखिरी पोस्ट पर हैं, यानी यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही दूर के ऊपर आपको वाई जंक्शन एरिया मिलेगा। यानी आज हम आपको आज तक की टीम लगातार उन इलाकों से दिखा रही है कि हमारी सेनाओं की कैसी तैयारियां रहती है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो हमेशा अपने आप को ऑपरेशनल रेडी रखती हैं, यानी इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहाँ की हाइट करीबन 15,000 से 16,000 फीट की है, जहाँ पर टेम्परेचर अभी -10 डिग्री का है। और आने वाले वक्त में जाने सर्दियां जैसे आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आगे का वक्त बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर -40 या -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे वक्त में अपने आप को तैयार रखने की सारी खूबियां या फिर सारी तैयारियां हमारे जवान इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में करते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर ना सिर्फ इनकी जो आप कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसके अलावा अगर आप देखें जो कॉम्बैट एक्टिविटीज यानी फायरिंग करना, ड्रिल करना, लगातार पेट्रोलिंग करना, वो भी हर रोज दिन में 2 बार कराई जाती है। वो इसलिए डे एंड नाइट प्रैक्टिस हमारे सोल्जर्स की रहे, उनकी वो मुस्तैदी रहे। और आज तक की टीम यहाँ पर मौजूद है आपको ये दिखाने के लिए कि आखिरकार इस LAC के इलाके में कैसे हमारे जवान 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर टेम्परेचर करीब करीब इस समय -10 डिग्री का है, यहाँ पर
आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप अगर 2 मिनट भी अपने हाथ या अपना कोई भी बॉडी का पार्ट बाहर निकालते हैं तो आपको वो महसूस होता है कि यहाँ पर सर्द हवाएं कितनी ज़्यादा आपके लिए चुनौतियां बन सकती हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे जवान लगातार इन एरियाज में अपने आप को तैयार रखते हैं। आज तक की टीम आपको यहाँ लेकर आई है वाई जंक्शन का एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर चीन, नेपाल और भारत के तीनों के बॉर्डर इलाके मिलते हैं, और ये वो इलाका भी है जहाँ से लगातार आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है। यानी अब इसे हमारे इतिहास के तौर पर श्रद्धालुओं के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से समझ सकते हैं कि ये एलएसी का इलाका भी है। और इसी वजह से यहाँ पर हमारी तैयारियां, हमारी मुस्तैदी किस तरीके की रहती है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाई जंक्शन यानी काला पानी का एरिया, काला पानी यानी उत्तराखंड के एलएसी का एरिया, करीबन 348 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की हमारी जो एलएसी है, एलएसी एरिया जो है उत्तराखंड का, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उत्तराखंड में लगता है। और उसी का सबसे आप कह सकते हैं एक लास्ट पॉइंट है वाई जंक्शन एरिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे जवानों की कैसी तैयारियां रहती है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी आज तक आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जवान कैसे तैयार रहते हैं। और अगर आप देखें, इनके पास वो अत्याधुनिक हथियार हैं जिन्हें आप मैं कह सकते हैं कि भारत में ही जिनका निर्माण किया जा रहा है, यानी AK-203 600 राइफल जो हमने बाहर से लिए हैं। इसके अलावा जो स्नाइपर्स हैं वो लाइट वेट हैं, हाई एल्टीट्यूड के अंदर इस्तेमाल होने वाले, और इसके अलावा इनके पास आप कह सकते हैं स्नाइपर राइफल्स हैं, आपके मशीन गन्स हैं, वो सारे वेपन्स हैं जो इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। आज तक की टीम आपको ये सारे पहलू, ये सारी तस्वीरें इसलिए दिखा रही है ताकि आप समझ सके ये इलाके की संवेदनशीलता के साथ साथ इस इलाके में हमारी तैयारियां कैसी रहती हैं। और आज तक की टीम आपको लगातार इन एरिया से रिपोर्ट कर रही है। एलएसी के इन इलाकों के अंदर जहां मौजूद हैं, यहाँ पर हमारी कॉम्बैट रेडीनेस कैसी रहती है ये भी एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। इस समय हम जहाँ एलएसी के इलाके में मौजूद हैं, यानी वाई जंक्शन के इलाके में, कालापानी के इलाके में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका। और अगर आप देखें तो अभी हमारे जवान जो है वो यहाँ पर लगातार फायर ड्रिल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फायर ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि यहाँ से लगातार इनकी जो तैयारियाँ हैं वो हमेशा ऐसी रहे कि इनको कभी भी किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में या ऑपरेशनल आप कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा जा सके, तो इनकी तैयारियां हमेशा रहे। और इसलिए भी जब मैदानी इलाकों में रहते हैं और जब मैदानी इलाकों से हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं तो वो रेडीनेस, या फिर कह सकते हैं कि आप वो आपके अंदर वो आ सके और आप उन चीज़ों से रूबरू हो सके। हर रोज़ दिन में 2 बार करीबन डे एंड नाइट ये कोशिश की जाती है कि हर वेदर के अंदर, हर चैलेंज के अंदर इसी तैयारियों को हमेशा जवानों तक कराया जा सके ताकि वो हमेशा तैयार रहें। हम इस समय वाई जंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि ओम पर्वत, जिसका आध्यात्मिक, या फिर आप कह सकते हैं जिसका भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है, आस्था के हिसाब से उस जगह पे मौजूद है। हालांकि ये एरिया लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को ज़्यादातर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि ये एक तरीके का बॉर्डर एरिया भी है। ये वाई जंक्शन है, यानी वाई जंक्शन वो जो नेपाल, भारत और चीन को, यानी चीन ऑक्यूपाइड जो तिब्बत का इलाका है उसको आप कह सकते हैं कि डिमार्क करता है। और इसी वजह से ये इलाका हमारी भारतीय सेनाओं के पास मौजूद है। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमेशा हमारी सेनाएं मौजूद रहती हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से पेट्रोलिंग पार्टी, आखिरी पेट्रोलिंग पार्टी अपने पॉइंट्स पे कई बार चेकिंग करने के लिए डे एंड नाइट जाती है, और ऐसी एक पेट्रोलिंग पार्टी अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे डे एंड नाइट, यानी सुबह भी और शाम में, या देर शाम में, या फिर कई बार रात को भी, ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहे अपनी चीज़ों को चेक करने के लिए, अपने बॉर्डर एरियाज को चेक करने के लिए, मूवमेंट चेक करने के लिए, और हर जगह, हर टेरेन के अंदर, हर वक्त हमारी तैयारियां हम उन्हें मुस्तैदी से तैयार करते हैं और उनको चेक करते हैं। चेक एंड बैलेंस का आप इसे समझ सकते हैं कि ये तैयारी होती है। और इसी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे अत्याधुनिक ऑल व्हीकल टेरेन भी है, यानी हाई एल्टीट्यूड टेरेन के अंदर भी या दूसरे टेरेन के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इंडक्शन 2023 में ही किया गया था, और ये इसलिए भी क्योंकि अगर छोटी छोटी पार्टीज को मूव करना होता है जिसमें करीबन 4 से 5 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे दूसरे आप कह सकते हैं कि व्हीकल भी हैं जो इन हाई टेरेन एरियाज के अंदर मूव कर सकते हैं, और इनकी कैपेसिटी है बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये
इन पहाड़ी इलाकों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। और ये इसलिए भी किया गया कि 2020 के बाद आपको याद होगा जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक हमारा और चीन का जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसके बाद से लगातार भारतीय सेनाओं ने अपने कई चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ना सिर्फ आप कह सकते हैं वेपन्स में, बल्कि हमारे व्हीकल्स में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रोड्स के अंदर, ये सारी तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। और अब आपको मैं बताऊं कि इस पूरे इलाके के अंदर डिफिकल्ट टेरेन के अंदर ये तैयारियां बहुत तेज़ी से की जा रही है, दिन रात की जा रही हैं, ताकि हमारी जो मोबिलिटी आप कह सकते हैं, जो मूवमेंट का तरीका है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बने कि ना सिर्फ आर्मी के लिए बल्कि यहाँ के रिहायशी लोगों के लिए या फिर जो दूर दराज देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर सैलानी के तौर पर आते हैं, घूमने आते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। हम जिस व्हीकल में मौजूद हैं इसे LSV कहा जाता है, यानी लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, और ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हाई टेरेन में या हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप देखें कि अभी भी हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो लगातार, जहाँ पे ना तो कोई सड़क है, सिर्फ कच्चा रास्ता है, और जो टेरेन है, यानी कभी भी यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ जाती है, यहाँ पर बारिश होती है, तो निश्चित तौर पर बारिश के दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पानी आ जाता है, तो ऐसे में इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना ने इन व्हीकल्स का इस्तेमाल या इंडक्शन 2000 आप कह सकते हैं 23 से करना शुरू किया, और अब हर इलाके में, खासतौर पर चाहे नॉर्दर्न बॉर्डर्स कह लीजिए, आप ईस्टर्न बॉर्डर्स कह लीजिए, और ख़ास तौर पर लेह लद्दाख या फिर उत्तराखंड के LAC के इलाकों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये हर आप कह सकते हैं वेदर के अंदर ये कहीं पर भी मूव करना इनको आसान होता है। इसमें करीब करीब 4 से 5 सोल्जर्स की एक टुकड़ी आराम से मोबिलाइज की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री 40 डिग्री तक होता है, वहाँ पर भी ये व्हीकल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। अगर आप देख रहे हो कि ऊपर यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ जाएगी कि यहाँ से लगातार अगर कोई स्नाइपर है या फिर आपका कोई सोल्जर है जो उसमें गार्ड करके चल सकता है, उसका भी होता है। और ये इसलिए भी क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान भी, कश्मीर हो या दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये बुलेट प्रूफ है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि भारतीय सेना ने लगातार ऐसे व्हीकल्स का इंडक्शन करना शुरू किया है जहाँ पर कुछ ही कम समय के अंदर हमारी जो मोबिलाइजेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी की जा सके। और ये व्हीकल्स पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में निर्मित है, और ये ऐसे कई व्हीकल्स हैं जिनका निर्माण अभी भी भारत में ही किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में ऐसे कई और आप कह सकते हैं कि हैवी इसके अंदर जो व्हीकल्स हैं वो भी लाए जाएंगे, क्योंकि उसमें करीबन 10 से 12 सोल्जर्स आ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी ना सिर्फ सोल्जर्स को सहूलियत मिल सके, बल्कि आप मानिए कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कन्फ्लिक्ट या ऑपरेशन डिमांड के हिसाब से हमारी मूवमेंट आसान हो सके। और शायद 2020 के बाद से ही आपको याद होगा जो ईस्टर्न लद्दाख में हमारे साथ लगातार LAC पे जो चीन ने धोखेबाजी की, उसके बाद से ही लगातार भारतीय सेनाओं ने बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मोबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी जो एक्सपेंडिचर था अपनी चीज़ों का, अपने ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। LAC के इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है सर्वाइवल के लिए, आर्मी के लोगों के लिए, जवानों के लिए पोटा कैबिन्स बनाना और कम्युनिकेशन टावर्स लगाना। कम्युनिकेशन इसलिए क्योंकि जब मूवमेंट होती है तब आपको पता लगना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही, कम्युनिकेशन की प्रॉपर चीज़ें या फिर कम्युनिकेशन के प्रॉपर इक्विपमेंट ही सेनाओं के तालमेल के अंदर सबसे बेहतर काम करते हैं। क्योंकि अगर फॉरवर्ड बेसिस पे पेट्रोल पे गए लोग अपने जवानों को यहाँ बता नहीं पाएंगे तो शायद वो जानकारियां सही समय पर और जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके सर्वाइवल के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, खासतौर पर अब जो पिछले कई सालों से ऐसे पोटा कैबिन्स लगातार इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है जो सेंट्रली हीटेड होते हैं, यानी जो लगातार ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर -20 डिग्री 30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है वो वहां पर सेंट्रली हीटेड रहते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको इस पोटा कैबिन के बाहर दिखाऊं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो इस समय करीबन ये पहुंच चुका है आपका -30 डिग्री के करीब, -30 डिग्री के करीब अगर आप देखें ये टेम्परेचर है, -10 डिग्री से नीचे यानी -30 डिग्री के नीचे यहाँ पर टेम्परेचर है। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आप मेरे साथ अंदर आए, दीपक हम अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये सेंट्रली हीटेड पोटा कैबिन्स हैं
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बाहर के टेम्परेचर और 10 कदम के बाद इस टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये 22 डिग्री है इस समय, 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर, यानी बाहर जो टेम्परेचर है -30 के करीब, वो यहाँ पर अब नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री का है। यानी बाहर से अंदर ये फ़र्क है सेंट्रली हीटेड। और अगर आप देखें ये ऐसे सेंट्रल हीटेड इक्विपमेंट जो है वो इन पोटा कैबिन्स में लगाए गए हैं ताकि जवानों को लगातार यहाँ पर दिक्कत ना हो और यहाँ पर उनके सर्वाइवल की दिक्कत ना हो या फिर उनको अपने काम काज करने के तरीकों में दिक्कत। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, एलएसी के एरियाज में ये होती है कि यहाँ पर सर्वाइवल बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमने ये सारी चीज़ें सियाचिन में भी देखी, हमने ईस्टर्न लद्दाख में भी देखी, और ये उत्तराखंड के काला पानी का इलाका यानी लीपू लेक और काला पानी का इलाका भी कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करें। आप देखें कि लगातार यहाँ पर जो जवान है वो अपने अपने जो दिनचर्या के काम है, पेट्रोलिंग के आने के बाद अपने काम करते हैं, अपने लगातार जो डिस्कशन होता है, चीज़ें होती हैं, उनको पूरा करते हैं। यहाँ पर उनके रैक्स होते हैं, उनके साजो सामान रखने के लिए उनके अलमीराज होती हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर रखते हैं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि अभी अगर आप देखें करीबन इस पूरे पोटा कैबिन की जो क्षमता है वो 25 से 30 जवानों के लगभग होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक पूरी की पूरी कंपनी आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए, या फिर एक पूरा का पूरा जो दस्ता है वो जो प्लेटून का वो यहाँ पर आ जाए। मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। और अगर आप देखें तो ये सारे पोटा कैबिन जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि ये सोलर इक्विपमेंट से इसको ज्वाइन किया गया है, लगातार असेंबल किया गया है ताकि जो सोलर एनर्जी या फिर आपको कहते हैं विंड एनर्जी जो है उससे ये चलते हैं। लेकिन इनका जो हीटिंग सिस्टम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें अभी यहाँ पर ये इन सभी अगर आप कहें कि पोटा कैबिन्स का एक सेंट्रल रूम बनाया जाता है जहाँ पर ये सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स होते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके कि सेंट्रल हीटिंग बॉयलर्स होते हैं, ये काम करते हैं केरोसिन से, कई बार सोलर एनर्जी से भी। और ये कैबिन जो है इन पोटा कैबिन्स को हीट रखते हैं। यानी ऐसे हर जगहों पर ऐसे बड़े पोटा कैबिन्स के पीछे ठीक ऐसे ही चीज़ें बनाई गई हैं। और ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप समझ सकें कि यहाँ पर जो जवान आते हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना महसूस हो, वो लगातार यहाँ पर अपनी जो दिनचर्या है वो कर सके। क्योंकि आपके लिए सुविधाएं या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो भी इन जगहों पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अभी तो दिन है लेकिन रात में ये टेम्परेचर और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा और तेज़ हवाएँ होती हैं। तो ऐसे में जो समय मिलता है वो जवान यहाँ पर अपने इन कैबिन्स में बिताते हैं, और इसलिए बिताते हैं ताकि ये अपने जो समय को ना सिर्फ यूटिलाइज कर सके बल्कि इनकी जो दिनचर्या है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो सके। भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी का इलाका करीब करीब 3,500 किलोमीटर का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सिग्निफिकेंट एरिया अगर आप कहें वो है सेंट्रल कमांड का वो एरिया जो भले ही 550 किलोमीटर का हो लेकिन उसकी आप कह सकते हैं करीबी या फिर आप कह सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से उसका जुड़ाव या फिर उसका पूरा इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भारत की सरहदों को लेकर। और सेंट्रल कमांड की इन्हीं आप कह सकते हैं जिम्मेदारियों को निभाने की जिम्मेदारी है सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. गुप्ता सर के। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस इलाके में लाने के लिए जिसको हम लीपू लेक या वाई जंक्शन के तौर पर भी जानते हैं। और ये वो इलाका है जो हमारे वाई जंक्शन यानी नेपाल, भारत और चीन के बॉर्डर से लगता है। अभी जिस इलाके में हम मौजूद हैं, हालांकि हमारी चीन के साथ लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन इस इलाके की चैलेंजेस क्या है, क्या किस तरीके का काम है? चैलेंजेस बताने से पहले मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। हम आपके आभारी हैं कि आप इतने रिमोट जगह में हमसे मिलने आए हैं और हमारे ट्रूप्स का हौसला अफजाई इससे बहुत होता है। यहाँ के चैलेंजेस बताने से पहले यह भी बताना चाहूँगा जिस इलाके में आप खड़े हैं ये इलाका एक रास्ता है जो करीब एक पास पे जाता है जो यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और उस पास से पहले भी
ट्रेडिंग होती थी। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती है, उसे लिपू लेक कहते हैं। इस इलाके को हम करीब 14,700 फीट पर खड़े हुए ऐसे देखते हैं कि इस इलाके की रणनीति पे क्या इम्पोर्टेंस है। इस इलाके से चैलेंजेस जैसे आप अभी देख रहे हैं, कड़ी ठंड से लेकर ऑक्सीजन की कमी, एल्टीट्यूड के बदलने से जो सेहत पे फ़र्क पड़ता है उसके चैलेंजेस, और यहाँ पे रोज की जो ज़िंदगी है उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सब चैलेंजेस से हमारी यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उस पर असर पड़ता है, लेकिन सालों पे साल यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमने इन सब चैलेंजेस का काफ़ी अच्छी तरह से सामना किया है। और आप पाएंगे यहाँ पे जितने हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं वह हर समय जोश के साथ इन सरहदों को और उनके साथ जुड़े हुए सारे चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। सर 2020 के बाद से लगातार हमने देखा कि एक संघर्ष हुआ था भारत चीन के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में, और हालांकि अब उसको लेकर हमने बहुत तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तैयार की है, लगातार चीज़ें सॉल्व की हैं, लेकिन अभी भी इन इलाकों के अंदर, क्योंकि हम बिल्कुल एलएसी के एकदम करीब है, आखिरी पोस्ट में है, तो उस इलाके का चैलेंज कैसा है? ये जगह बहुत सेंसिटिव है और सेंसिटिव होने के नाते यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट निहायत ही ज़रूरी है। और जबकि चाइना के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे आप जिक्र कर रहे थे काफ़ी हद तक चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत होती रहे और जो हमारी छोटी मोटी डिफरेंसेस हैं उनको हम बातचीत से इस इलाके में दूर कर लेते हैं। हर पास पर पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की जाती है और दोनों तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे वह पीएलए हो चाहे हमारी फौज हो, एक दूसरे की हरकतों पे निगरानी रखते हैं। अभी हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण काफ़ी हद तक मॉनिटरिंग आसान हो गई है, लेकिन वेदर और एल्टीट्यूड और विंड्स के कारण इस मॉनिटरिंग पर जोर हर समय दिया जाता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इलाका एलएसी तक है उस पर हर समय डोमिनेंस रहे, यहाँ के रास्ते हर समय खुले रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन रास्तों पे बनता रहे, यहाँ पे टूरिस्ट और जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे रहने की सुविधा और सिक्योरिटी। 2020 के बाद एक और चैलेंज हमने हाल ही में देखा, वो था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हमने देखा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की एक अलायंस था, एक तरीके से आप उसे 3 तरीके का अलायंस कह सकते हैं, जिसमें चीन और तुर्की के इक्विपमेंट हमने देखे और लगातार सपोर्ट दिया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्या इन इलाकों में कुछ ऐसी रेडीनेस या कुछ ऐसा अलर्ट है, कुछ चैलेंजेस है? ऑपरेशन सिंदूर में जो भी सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है उससे ट्रस्ट बढ़ा तो नहीं, लेकिन उस ट्रस्ट एफिशिएंसी की कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग तरह से चलती है। मिडिल सेक्टर में हर वक्त बातचीत के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि ये ट्रस्ट बना रहे। यहाँ पर अब सिंदूर के बाद जो टेक्नोलॉजी का बढ़ाव हुआ है उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा है। जैसे मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगा कि कई आले नए आए हैं, ड्रोन से लेके कैमरा रडार तक, जिनसे मॉनिटरिंग या निगरानी रखना ज़्यादा संभव हो गया है। कम्युनिकेशन पे भी बहुत सुधार हुआ है, चाहे वह वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो। इससे यहाँ पे रिमोट जगह के ट्रुप्स भी हमारे साथ हेडक्वार्टर्स में अच्छी तरह कनेक्टेड रह सकते हैं। सर, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की और उसकी बात की, खासतौर पे डिवाइसेस की, क्या कुछ नया चीज़ें हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इन फॉरवर्ड पोस्ट में भेजे गए हैं?
ऑपरेशन के लिहाज से मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा क्या आगे भेजा गया है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे वह क्वाडकॉप्टर हो, चाहे ये आप जो यूएवी देख रहे हैं, चाहे कैमरास हो या रडार हो, इन सब में बहुत तब्दीली लाई गई है ताकि ये सब हाई एल्टीट्यूड ठंडी जगह, अभी आप -10 के टेम्परेचर में हैं, यहाँ टेम्परेचर -30 तक जाता है, उसमें भी और तेज हवा में भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब आले जो प्लेन में आले लगे हैं उनसे काफ़ी अलग हैं और इनको यहाँ ऑपरेट करने के लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए, अलग एक मानसिक स्थिरता चाहिए जो हम जवानों की ट्रेनिंग में शामिल कर रहे हैं। सर, क्योंकि आप जवानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जवान हैं आप, क्योंकि आप ऐसे फॉरवर्ड पोस्ट में आए हैं खासतौर पे जवानों से मिलने और नए साल के उपलक्ष्य में वो भी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, तो कैसा लगता है जब आप ऐसे यहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट लोकेशन में जवानों से मुलाकात करते हैं? जब मैं इन बहादुर जवानों, जेसीओ और अफसरों के साथ हर बार मुलाकात करता हूँ तो इनका मोराल भी नहीं, मेरा मोराल भी बहुत हाई होता है। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि इतने दूर दराज के इलाके में भी हर वक्त ये लोग हंसमुख रहते हैं, हर एक चैलेंज का सामना बड़े दृढ़ता से करते हैं और जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई आले इनके पास आते हैं उनमें अपने टैक्टिक्स में अच्छी तरह ढाल लेते हैं। टेम्परेचर कहाँ तक ले जाते हो साहब? अभी अभी 50 तो ही चल रहा था। -15? हाँ, 15 नहीं, 15 तो आप लोगों ने तो दस्ताने भी नहीं पहने। हाँ, तो ये यहाँ पे आप लोगों को जो यूएवी मिले और जो ड्रोन मिले उनको इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिंगा इस्तेमाल किया? हाँ सर। किसने? हाँ, उड़ाया आप? किसने उड़ाया? क्या हवा भी नहीं चल रही है? तो इससे क्या फायदा होता है? इससे हमारे को सब अच्छा होता है। तो कितने रखने हैं ये और आने चाहिए साहब। हाँ? और अभी तक सीखने में कितना समय लगा आपको? 1 मंथ साहब। 1 मंथ? अभी आंख बंद करके उड़ा सकते हो? हाँ? अभी जो पानी जमने लग गया है, पानी को जमने से बचने में क्या आले लगाए हैं अभी तक? अभी तक साहब इधर वाटर स्टोरेज के लिए आए हैं, टैंक आए हैं और उसके लिए ये फॉरी टाइप का पेपर भी आया है। पाइप इस बार कोशिश करेंगे पानी को नीचे रखने की, ठीक है, जमीन की सतह से, ताकि जो है पानी जमे ना। तो मैं ये मग से चाय पी रहा हूँ, ये किसका मग है? जोरावर। जोरावर कौन सी पलटन है? हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे जोरावर के ट्रुप्स भी आए थे और यहाँ से काफी आगे गए थे, तकला कोट और टोयो तक। और क्या चल रहा है? पेट्रोलिंग कितनी बार घर पे बात हुई आपकी? डेली करते हो? छुट्टी जाते हो तो रोज बात नहीं करते हो? छुट्टी जाते हो रोज बात करते हो घर पे? कोई है इसका जन्मदिन अभी पड़ता हो? हाँ साहब। कब साहब 8 जनवरी को। 8 जनवरी अगले साल है? हाँ साहब। कितने साल का हो जाएगा? 34 साल का साहब। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इंटीग्रेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो लगातार हमारी सेनाओं के बीच में किया जा रहा है और ये तालमेल दूसरी फोर्स पैरामिलिट्री के साथ, आर्मी के साथ, अभी इन एरियाज के अंदर किस तरीके का तालमेल मतलब किया जाता है इंटीग्रेशन को लेकर? यहाँ पर हम एकजुट होकर डिप्लॉयड हैं, चाहे वह आईटीबीपी है, बॉर्डर रोड्स हैं और हमारी भी टुकड़ियाँ अलग अलग हैं। जैसे आपने देखा, मैं एक स्काउट से बात कर रहा था, मैं इन्फेंट्री बटालियन से बात कर रहा था और साथ में यहाँ के
हिमाचल की पुलिस भी काम करती है नीचे हमारे साथ, एसएसबी भी काम करती है। तो ये तालमेल बहुत अच्छा है। हर लेवल पे ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस हम हल करते हैं। जैसे आपने देखा कितना संगीन रास्ता है, तो इस रास्ते पे समय मान लीजिए राशन के कॉन्वॉय नहीं आ सकते, सबका एक साथ ही आता है। जो यहाँ पे रहने की सुविधाएं है इसको बांटी जाती हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह इस्टेब्लिशमेंट बनाना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो तालमेल बहुत अच्छा है और डीप है। लैंडस्लाइड हो जाए उससे बचना कैसे, उसमें रेस्क्यू पार्टी कैसे भेजना है, और ये विंटर्स में जब ये मौसम रहेगा, एवलांच, स्नो स्लाइड और लैंडस्लाइड होने का जब ये खतरा रहेगा, उस वक्त ये हमारे साथ रहेगा। और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू। यस सर। आप बता सकते हैं आप क्या करते हैं? सर हम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम के नुमाइंदे हैं सर, और हम 2016 में हमारी टीम जो है रेज हुई थी जब हनुमान थप्पा का केस हुआ था सर। उसके बाद हमारा टास्क है सर पोस्टों पे जाकर के हर स्नोबोर्ड एरिया में जाकर के जवानों को अवलांच के बारे में सिखलाई देना है, ट्रेनिंग देना है, और कहीं अगर हादसा हो जाता है तो उनको रेस्क्यू करना है। जैसे ही हम पोस्टों पे जाते हैं तो जहाँ पर अवलांचपूर्ण स्लोप्स है उनके बारे में उनको अवगत कराते हैं, और साथ ही उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देते हैं कि इस इलाके में आपने कैसे मूवमेंट करनी है, और सारे जवान जो है उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं। और आजकल जो है ये कैजुअलिटी का रेशो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि मेरे को किस जगह पे जाना है, किस में मूवमेंट करनी है, किस में नहीं करनी है, और जहाँ भी वो मूवमेंट करते हैं वो सिखलाई के तौर पे सीखे हुए तरीके से मूवमेंट करते हैं। इनकी ट्रेनिंग और इनकी ट्रेनिंग में जब मिलाप होता है तो हम कोशिश करते हैं वो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स हम निकाल लें, जो अगर एवलांच, स्नो स्लाइड, लैंडस्लाइड हो जाए तो उसमें बचाव के लिए इनको लगाया जाता है। खासकर जैसे हरसिल में एक फ्लड आया था, उस वक्त हमने पहाड़ी रास्ते से जाके लोगों को निकाला था। उसके बाद माना में एवलांच आया था, वहाँ पे हमने लोगों को निकाला था। यहाँ चैलेंजेस अनेक हैं और हर बार एक नया चैलेंज ही उत्पन्न होता है। इंडियन आर्मी ने खास तौर पे सेंट्रल एरियाज में, फॉरवर्ड लोकेशंस में ऐसे कई ब्रिजेस, ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है जो ना सिर्फ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बल्कि यहाँ के आर्मी की मोबिलाइजेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि कई जगहों पर नई सड़कें, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए पुल बनाए गए हैं। इनका क्या महत्व होगा इन इलाकों के अंदर? अभी जो रास्ते पे हम चल रहे हैं ये बहुत पुराना पुल है, जो पदयात्रा जब कैलाश मानसरोवर के लिए जाते थे लिपू लेक द्वारा, उसमें इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा बाएं की तरफ देखेंगे, जो इस तरह के ब्रिजेस हैं ये बहुत सारे बनाए गए हैं और रोड पे बहुत सुधार हुआ है। इसके कारण अब जो टूरिस्ट हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो चाहे वह काली माता मंदिर हो, बीआरओ के बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत लगन से इन सड़कों पे काम किया गया है। जैसे आप टरेन देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल टरेन है। यहाँ पे रोड बनाना, रोड काटना बहुत ही खतरनाक काम है और इसमें जल्दीबाजी नहीं की जा सकती, उसीलिए ये सड़कें आने में समय लगता है। लेकिन अभी कई जगह सड़कें आ गई हैं। ज़्यादातर जगह जहाँ श्रद्धालु जाना चाहते हैं, अभी पैदल मार्ग की जगह सड़कों से जाते हैं।
और सर हमने यहाँ पे विलेजेस को भी देखा, क्योंकि पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, जो गांव वाले थे उनको नीचे आ जाना पड़ता था, उनको लगातार एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना पड़ता था, और कई बार जो टूरिस्ट भी आते थे वो फंस जाते थे कई बार इन इलाकों में। लेकिन हमने देखा कई वाइब्रेंट विलेजेस, कई विलेजेस के अंदर सहूलियत है, लोग यहाँ रुक पा रहे हैं लंबे समय तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर 125 वाइब्रेंट विलेज उत्तराखंड स्टेट में बनाए गए हैं। उसमें से 25 वाइब्रेंट विलेज फौज, इंडियन आर्मी देख रही है, और इनको हम अपने ऑप सद्भावना के थ्रू थोड़ी बहुत फंडिंग और कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं वो हमारी कोशिश है कि इन विलेजेस में से, इन गांव में से पलायन की कार्रवाई रुक जाए। इन गांव में रोजगारी ना होने के कारण जो युवा है ये गांव छोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसा ना हो और ये वहीं टिके रहें। इसके लिए रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़, कई जगह हमने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है, कई जगह हमने कुछ लोकल फार्मिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया है। ग्रीन हाउसेस का भी निर्माण किया गया है कई जगहों में, ताकि हर्बल फार्मिंग जो यहाँ की मशहूर है, हर्बल प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ हो सके। कई जड़ी बूटियाँ यहाँ पर वो मिलती है जो बाकी जगह नहीं मिलती, उनकी फार्मिंग में भी जोर दिया गया है। जो यहाँ पे दूध का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। कई जगह हमने और आईटीबीपी ने कोशिश की है कि हमारे ट्रुप्स इन्हीं से दूध का कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि इनके यहाँ पे इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो। सर अभी हमने देखा टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है, खासतौर पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आ जाने के बाद, और आर्मी ने बहुत हद तक वो एक एरिया भी आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली किया है जो वहाँ से श्रद्धालु आते हैं उन लोगों के लिए। जैसे अभी इस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, ये पहले पदयात्रा का ट्रैक होता था तो टूरिस्ट आते थे, तो उसमें बहुत कम टूरिस्ट आते थे। लेकिन इस टूरिज्म में वृद्धि जो हुई है वो इस कारण से भी हुई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, और इस कारण से भी हुई है क्योंकि इस इलाके की सिक्योरिटी में काफ़ी अश्योरेंस दी है फौज की डिप्लॉयमेंट ने, और ये सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बढ़ोतरी तकरीबन 150% तक हो गई है कई जगह। सर हम खासतौर पे जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में चल रहे हैं, हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं इकोलॉजी की, जब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों की, तो उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है? क्योंकि इन चीज़ों में यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की डेमोग्राफी भी है। कभी भी पहाड़ खिसक जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं सामने, उसको कैसे हैंडल किया जाता है इन इलाकों में? जैसे हम बातचीत कर रहे थे, ये इलाका पिलग्रिम्स के लिए और टूरिस्ट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्व रखता है। जैसे हम महाकाली टेम्पल के सामने खड़े हैं, जिसके सामने एक व्यास गुफा भी है, यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत आते हैं। पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के कारण जगह पे, इस एनवायरनमेंट पे बोझ काफ़ी पड़ता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए डेवलप भी होना है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनवायरनमेंट से हमने बैलेंस भी करना है। इस रास्ते पर भी हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमारे कई पोस्टों पर और कई वाइब्रेंट विलेजों में हमने सोलर और हाइड्रो पावर मिक्स से पावर देने की कोशिश की है। कई जगह बहती नदियों में से हमने पावर एक्सट्रैक्ट करके गांव में लाइटिंग की कोशिश की है, ताकि डीजल जनरेटर और केरोसिन की खपत कम हो। ज़मीन से ऊर्जा लेकर गर्मी देने की भी कोशिश की गई है जियोथर्मल से, वो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। कई जगह ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि टूरिस्ट का जो हैबिटेट है वह टेम्पररी तौर पे ही बने और ज़्यादा उसमें नुकसान ना हो एनवायरनमेंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम होम स्टेज में भी इनकरेज कर रहे हैं ताकि होम स्टेज बने हमारे
इन वाइब्रेंट विलेजेस में उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो टूरिस्ट का आकर्षण बढ़ेगा, लोकल जो ट्रेडिशन कल्चर है वो अच्छी तरह मेंटेन रहेगा, टूरिस्ट को लोकल क्विजीन और लोकल रहन सहन का भी अनुभव होगा, और उसके साथ एक और इकोनॉमी इन गांव में चलने लगेगी। यानी लोकल टू वोकल वाला जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि इकोलॉजी के साथ आप लोकल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे। और साथ ही इनके साथ जो सड़कें वगैरह बना रहे हैं उनमें हम ये जोर दे रहे हैं कि उस जगह बनाई जाए जहाँ पर ज़मीन सख्त हो, सड़क पकड़ ले, लैंडस्लाइड के खतरे कम से कम हो। कई जगह टनल्स भी बनेंगे, लेकिन उन सब में भी इन सब का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुमित चौधरी, आज तक।